तो मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझना गौर से। मैं कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझना मेरे भाई, कि मान लेते हैं कि हमारा दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस की बात करते हैं और एक हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। दो एक्सिस हमारा है, एक एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। समझना गौर से। ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स होता है। और मान लेते हैं कि कोई हमारा कुछ इस तरीके का हमारा क्या होता है, कहेंगे एक फोर्स हमारा इधर की ओर लगता है। जब इधर हमारा फोर्स इधर की ओर लगेगा और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है, तो इधर का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग एफ कॉस थीटा कहते हैं। एक्स एक्सिस में जो हमारा बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो एफ कॉस थीटा कहते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। और इसी पर जो लंबवत लाइन हमारा होगा, लंबवत तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे इसको हम लोग एफ साइन थीटा कहते हैं। मेरे भाई जिसके साथ कॉस होता है उसको थीटा कहते हैं, जिसके साथ कॉस होगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उधर हमारा कॉस होगा, और इसी के परपेंडिकुलर में हमारा साइन होता है। तो ये जो बल लग रहा है ना, बीचों बीच लग रहा है, इसका मतलब इसका इंपैक्ट हमारा एक्स पर भी है और वाई पर है। एक्स पर कितना है तो एफ कॉस थीटा, वाई पर कितना तो एफ साइन थीटा, और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो हमारा एफ के बराबर हो जाता है। अब मेरे भाई इस बात को समझना, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर हमारा थीटा होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में आपका होना है। कहता है किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान आपका m है और नत तल की बात करता है, इंक्लाइंड प्लेन पर नियत त्वरण से गति कर रहा है। मेरे भाई ये जो प्लेन आपको बनाया हुआ है ना, उस प्लेन की हम बात करते हैं तो आनत तल की बात कही जा रही है। तो सबसे पहला लाइन क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर आनत तल को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं और हम आपको दिखाते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी पर एक इंक्लाइंड प्लेन को हम बनाते हैं। ये जो प्लेन हमारा होगा इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये क्षैतिज रेखा, ये हमारा कैसा इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल के नाम से हमारा जाना जाता है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं कि इसको अगर हम इस तरह से हैचिंग कर देते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या तो क्षैतिज रेखा है या क्षैतिज तल है। अब इसी को किसी एंगल पर अगर आप उठा लेते हैं तो यही आपका किसी एंगल पर अगर होगा तो इस एंगल को हम कहेंगे थीटा हो गया। और ऐसी परिस्थिति में इस प्लेन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। ये हमारा कैसा प्लेन है, तो कहेंगे इसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और जो इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, उसको हम लोग आनत तल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आनत तल कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को आनत तल कहते हैं, यार उसी को नत तल बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेरे वजह से कि आपके घर में सीढ़ी होगा तो देखिएगा जमीन से कुछ ना कुछ एंगल पर आपका सीढ़ी होता है, तो वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह हमारा होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये एक प्लेन है। अगर आप इस चीज को अगर देखना चाहेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक्चुअली में ये प्लेन ऐसा नहीं है, ये हमारा समतल सतह ऐसा प्लेन नहीं है, प्लेन हमारा ऐसा हो गया है, यानी कहने वाला कुछ ना कुछ एंगल पर हमारा होगा, जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कर दिया गया, तो एक मास को यहां पर रख दिया गया है, एक वस्तु को यहां पर रख दिया गया ऐसे करके। तो जो वस्तु यहां पर रखा हुआ है उस वस्तु के द्रव्यमान की अगर हम चर्चा करें तो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमारा कितना रखा गया है, इसको m कह दिया गया है। m द्रव्यमान का एक वस्तु को यहां रख दिया गया है। मेरे भाई कुछ कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, अगर थ्योरी क्लियर है तो समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब होता क्या मेरे भाई कि किसी भी वस्तु की अगर बात करते हैं, किसी भी वस्तु पर उसका जो भार होता है वो किधर लगता है, तो कहेंगे किसी भी वस्तु पर उसका भार सीधा हमारा नीचे लगता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में पता रखना पड़ेगा। अगर कहेंगे मेरे भाई कि आपका भार अगर कहां लगेगा, तो कहेंगे सेंटर से पास करेगा और सीधा नीचे काम करेगा, और ये भार हमारा कितना होगा, तो कहेंगे हमारा mg होगा। ये भार हमारा कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर mg होगा। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये थीटा कोण पर हमारा इंक्लाइंड था तो ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। अगर ये थीटा ये 90 है तो ये हमारा 90 माइनस क्या होगा, तो कहेंगे इस एंगल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों का कोण का जो योगफल होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री अगर हम कहेंगे ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई भी वस्तु अगर हमारा रखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, तो हम कहेंगे ये हमारा कहीं ना कहीं इस पर बैलेंसिंग फोर्स हमारा काम कर रहा है। और उस बैलेंसिंग फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कैसे एक्ट करेगा, तो ये सब बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए। कहेंगे कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा। तो मेरे भाई इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और इसी नॉर्मल का रिएक्शन हमारा
हमारा इधर मिलता है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं उसको समझना गौर से। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। अब यहां पर बात होता है कि अगर कोई बॉडी इसके कांटेक्ट में है, तल के कांटेक्ट में है, तो हम कहेंगे इस एन के बराबर कुछ ना कुछ इधर हमारा काम करना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अब मेरे भाई अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, कहेंगे थीटा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, आप आसानी से मेरे भाई ये बात आप कह सकते हैं। अब हम लोगों को ये सोचना है जिसके साथ एंगल हमारा थीटा बनाता है उधर हमारा इसका कंपोनेंट कितना होगा, कहेंगे इधर हमारा mg cos थीटा होगा, इधर mg cos थीटा होगा। जैसे ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा था, तब कह दिए इधर हमारा f cos थीटा होगा। तो ये एंगल मान लेते हैं कि इसके साथ हमारा थीटा बना रहा, तब कहेंगे इधर हमारा mg cos थीटा होगा। आप मेरे भाई इस तरीके से देखिए, अगर ये इसके साथ एंगल बनाएगा तो इसी का एक कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और इसी mg cos थीटा पे, इसी f cos थीटा पर लंबवत लाइन, इसी m cos थीटा पर लंबवत लाइन को हम लोग ढूंढेंगे। तो जो लंबवत लाइन हमारा होगा वो किधर होगा, कहेंगे इसी पर हमारा इधर की ओर होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा mg sin थीटा होगा। तो ये साइन थीटा का टर्म इधर आएगा, कॉस थीटा का टर्म हमारा इधर आएगा। अब मेरे भाई एक बात बताइए कि यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इस नॉर्मल को हमारा mg cos थीटा क्या करता है, बैलेंस करता है। n बराबर हमारा क्या होगा, कि यहां पर mg cos थीटा हमारा हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरे भाई ये अगर बराबर है, अगर ये फोर्स और ये फोर्स अगर बराबर है, तो हम कहेंगे बॉडी कांटेक्ट में बना रहना है, बॉडी कांटेक्ट में। अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। इतना बात मेरे भाई अगर आपकी थ्योरी अच्छी है ना, तो इतना बात आपको बुझाना चाहिए। सर कॉमन पेपर के लिए साइंस कैसे पढ़े, प्लीज स्ट्रेटेजी प्लान बताइए। 8 मार्क्स के लिए बेसिक से पढ़ने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। संगम जी आपको करना क्या है, आप मेरी डेली क्लासेस आप देखिए, और डेली क्लासेस आपको कितने बजे देखना है, तो रात के आपको डेली 10 बजे हम लाइव आते हैं। मेरे सेशन को आप देखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, लेकिन और सब क्वेश्चंस आपको आसान मिलेगा। आप यहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं। डेली आप लाइव आइए ना, साइंस के क्वेश्चंस आपके इंप्रूव होते चले जाएंगे। और 8 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा बैच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेली यूट्यूब सेशन पर आप क्लास कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कहता है मेरे भाई इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, और कहता क्या है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना टाइम लगेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी ब्लॉक की बात करते हैं, यानी कि कोई ब्लॉक मेरे भाई यहां पर हमारा रखा हुआ जिसका द्रव्यमान m है। अब कहता है कि वह नत तल पर हमारा नियत त्वरण से गति कर रहा है, यानी ये ब्लॉक हमारा नीचे की ओर जा रहा है, और उसका त्वरण क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारा कहेंगे नियत त्वरण से वो हमारा गति की ओर कर रहा है, यानी कि ऐसे हमारा नीचे की ओर जा रहा है, और उसका त्वरण जो है ये कहीं ना कहीं यहां पर कांस्टेंट है। अब मेरे भाई इसमें कहता क्या है, तो कहता है कि बताइए तब क्या होगा। तो वस्तु नीचे की ओर लगने वाले कुल बल या वस्तु पर ऊर्ध्वाधर लगने वाले कुल बल के योगफल अनंत तल पर होगा। वस्तु का भार नत तल AB पर लंबवत कार्य करेगा। भार का घटक mg cos थीटा, भार का जो घटक हमारा mg cos थीटा ये नत तल के लंबवत कार्य करेगा। मेरे भाई एक बात बताइए, यहां पर भार का एक घटक, भार हमारा इधर है, इसका एक घटक mg cos थीटा, एक घटक हमारा mg sin थीटा। जैसे कि इस फोर्स का एक घटक हमारा f cos थीटा, एक घटक f sin थीटा हमारा है, वैसे ही इस भार का एक घटक mg cos थीटा, एक घटक हमारा क्या होगा, तो mg sin थीटा है। तो मेरे भाई यहां कह रहा है कि भार का जो घटक mg cos थीटा है वो आनत तल पर लंबवत कार्य कर रहा है। हमने आपको क्या बोला था कि हमने आपको क्या बोला था कि आनत तल हम किसको कहते हैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो प्लेन है, इसी को आनत तल हम कहते हैं। इसी प्लेन को हम क्या कहते थे, इसी प्लेन को हम आनत तल कहते हैं। अब ये mg cos थीटा हमारा कितने डिग्री पर है, तो मेरे भाई हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये mg cos थीटा जो हमारा है ये इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हमेशा ये हमेशा अगर 90 डिग्री का कोण अगर बनाता है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि 90 डिग्री का, चूंकि सीधा लाइन हमारा है। तो मेरे भाई भार का जो घटक हमारा है mg cos थीटा वो आनत तल, ये आनत तल है, इस आनत तल पर वो mg cos थीटा लंबवत है, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब है मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं सही है, इस स्टेटमेंट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वस्तु का भार की बात करता है। एक बात बताओ मेरे भाई कि किसी भी वस्तु का भार कितना होता है, mg होता है।
अब कहता है कि ये mg जो है आनत तल AB की बात कर रहा है मेरे भाई। आनत तल यानी कहना लो ये A है और ये हमारा B है, आनत तल हमारा AB है। आनत तल AB पर लंबवत कार्य करेगा। एक बात बताइए मेरे भाई, ये भार नीचे काम कर रहा है, बताओ ये तो हमारा 90 माइनस थीटा के कोण पर काम कर रहा है। ये कहीं से भी आपको लग रहा है ये mg जो हमारा भार है, ये जो mg है ये हमारा इस तल पर लंबवत है। ये मेरे भाई यहां तल ऐसा है, लंबवत होता तो ऐसा होना चाहिए था, लंबवत तो mg cos थीटा है। तो मेरे भाई भार हमारा इधर की ओर लटका हुआ, तो ये कभी भी एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री हो नहीं सकता है। इसीलिए हम सीधा कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा टोटली रॉन्ग है। लंबवत नहीं होगा कि हमारा कितने एंगल पर होगा तो वो आपको दिख रहा होगा, उसके हिसाब से हम लोग यहां पर देखते हैं कि 90 माइनस थीटा के कोण पर ये हमारा होगा अनंत तल के साथ। तो ये ऑप्शन छट गया। दूसरा कहता है कि वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला जो कुल बल होगा, वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला जो कुल बल होगा, वस्तु पर ऊर्ध्वाधर लगने वाले कुल बल के योगफल की बात कर रहा है मेरे भाई। इस बात को समझना है कि वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला जो कुल बल हमारा है, वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला जो हमारा ये कुल बल mg होता है, ये कहता है कि वस्तु पर ऊर्ध्वाधर लगने वाले कुल बल के योगफल के आनत तल पर बराबर होता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आनत तल पर जो हमारा बल लग रहा है, इस आनत तल पर जो हमारा बल लग रहा है वो mg के बराबर है क्या? क्या ये mg cos थीटा के बराबर है? ये कहना चाह रहा है कि इसका जो कुल बल हमारा होगा वो आनत तल पर भी उसके बराबर हो। क्या mg हमारा mg cos थीटा के बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कभी बराबर हो सकता है, mg के बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं होगा तो कहेंगे ये भी स्टेटमेंट हमारा यहां से खत्म हो गया। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हमारे क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी करेंगे करेक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाद बाकी आप आसानी से कीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आशीष सर ही पढ़ाते हैं। हाँ क्लास आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलेगी। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आपको परेशान किया होगा, लेकिन अगला जो क्वेश्चंस आप देखते हैं मेरे भाई, बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, यहां से आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसलिए बीपीएससी मेरे भाई जो क्वेश्चंस पूछी है, ये बीपीएससी शायद मुझे लगता है कि 2.0 में यहां से क्वेश्चंस पूछ चुकी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझते हैं। कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति का तो आवर्तकाल होता है, जिसको आरटी से दिखाते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि पृथ्वी के घूर्णन गति, पृथ्वी का आवर्तकाल होता है कि नहीं होता है? पृथ्वी का आवर्तकाल होता है। चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करता है, तो पृथ्वी का क्या होगा कि यहां पर आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल की अगर बात करते हैं पृथ्वी का कितने घंटे का होता है, तो आपको पता होगा मेरे भाई ये 24 आवर्स का होता है। 24 घंटा में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक बार कंप्लीट रोटेशन ले लेता है, एक कंप्लीट बार घूम जाता है। मेरे भाई ये मान लेते कि हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, ये अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम जाता है, लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन के लिए ये त्रिज्या मान लेते इसकी कितनी आर है, तो एक कंप्लीट रोटेशन अगर लेता है तो उसको कितना समय लगता है, तो कहेंगे 24 आवर्स लगता है। और जब 24 घंटे एक कंप्लीट रोटेशन में, याद रखना है एक कंप्लीट साइकिल जहां से चला वहीं अगर पहुंच गया, तो मेरे भाई हमारा आवर्तकाल डिफाइंड होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के लिए कितना होगा, किसकी हम बात करते हैं, पृथ्वी के लिए कितना होगा, तो कहेंगे 24 आवर्स का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको इस बात को समझना मेरे भाई कि ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा होता है एक, जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं किसका, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम कहते हैं, इसी पर बीपीएससी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है। और आपको ध्यान रखना है यहां से बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारा क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मान लेते हैं मेरे भाई हमारा ये पृथ्वी है, जिसको हमने क्या दिया कि हमारा पृथ्वी अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ हमारा ये क्या करता है, ये सैटेलाइट चक्कर लगाता है। लेकिन अर्थ के चारों तरफ अगर ये सैटेलाइट हमारा अगर चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट है, तो इस पृथ्वी के केंद्र से हमारा कितनी दूरी पर चक्कर लगाता है, तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, इसका जो रेंज हमारा होता है वो कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रेंज हमारा होता है, पृथ्वी के सतह से जो इसका रेंज होता है, ये जो दूरी होता है, ये सैटेलाइट, इसी को कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो रेंज हमारा होता है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है हमारे पृथ्वी से, कहां तक ये काम करेगा, कहेंगे ये कितना दूरी तक काम करेगा, तो हम कहेंगे यहां पर 35,786 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होता है मेरे भाई, 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होता है। बीपीएससी में आपके एग्जाम में यही चीज पूछा गया था, यही बात पूछा गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जो आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल होगा,
वही आवर्तकाल हमारा इस सैटेलाइट का भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोनों की घूर्णन गति जो होती है एक समान होती है। हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति और हमारे सैटेलाइट का जो घूर्णन गति होता है दोनों एक समान होता है, इसलिए दोनों का आवर्तकाल क्या होगा मेरे भाई, सेम होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कि सर इसका आवर्तकाल कितनी देर का होगा, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे भाई कि इसके जो आवर्तकाल होंगे जिसको टी से दिखाते हैं, इसका भी आवर्तकाल 24 आवर का होता है। यानी कि पृथ्वी का आवर्तकाल और हमारे इस सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होगा, दोनों के आवर्तकाल क्या होंगे, सेम होंगे। चूंकि दोनों का घूर्णन गति सेम है, इसलिए दोनों के आवर्तकाल भी हमारे क्या होंगे, तो सेम होंगे। लेकिन रेंज भी याद रखना। दूसरी बात मेरे भाई, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमारा यहां पर दिख रहा है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये किसके और चारों ओर चक्कर लगाएगा, कि ये पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से घूमता है। और एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगता है, कहेंगे 24 आवर्स लगता है इसको। अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि इस सैटेलाइट का यूज कहां पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो इस सैटेलाइट का इस्तेमाल उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर मौसम संबंधी जानकारी हमें लेना होता है। यानी कि मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहां पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछता है, अब बताइए मेरे भाई कि पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल आरटी है और जियोस्टेशनरी को हम लोग बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल हमारा इतना है, तो बताइए मेरे भाई इसका भी आवर्तकाल 24 है और इसका भी आवर्तकाल 24 है। इसका मतलब दोनों के आवर्तकाल आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के आवर्तकाल आपस में बराबर हो जाएंगे तो मेरे भाई पृथ्वी का आवर्तकाल और यहां पर हम कहेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बराबर हो जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कौन सा होगा, तो कहेंगे ए आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। और इसी वे में इसी तरीके से आपको काम करना है और आपके क्वेश्चंस मेरे भाई बनते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसलिए छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन भी मेरे भाई इतने बेहतरीन है कि हम बता नहीं सकते हैं, क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यहां पर ब्लीचिंग पाउडर की बात कही गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ठंडे पानी में जब ब्लीचिंग पाउडर डालिएगा तो क्या होगा, वो ब्लीचिंग पाउडर हमारा बहुत जल्दी घुल जाता है। लेकिन अगर गर्म पानी में डालिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा प्रॉपर वे में नहीं घुल पाता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर वही बोला गया है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग CaOCl2 के नाम से जानते हैं, तो मेरे भाई इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को यहां पर हम कहीं ना कहीं इसी को हम क्या कहेंगे, तो यही हमारे लिए ब्लीचिंग पाउडर होता है और इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर हमारा, इस ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हमारा क्लोरीन होता है और यही क्लोरीन गैस हमारा निकलता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है। याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है और एग्जाम में अगर पूछेगा तो तुमको आना चाहिए और बताना चाहिए। तो मेरे भाई अगर हम यहां पर ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं, हम लिख भी देते हैं। अगर हम चलो इसके इक्वेशंस को भी हम बना देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं, अगर इस ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम पानी में डालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, पानी को तो दूधिया कर देता है लेकिन यहां से जो गैस निकलती है उसको क्लोरीन गैस कहते हैं। और यही क्लोरीन गैस क्या करता है मेरे भाई, बैक्टीरिया जर्म्स को मारने का काम करता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जब भी ब्लीचिंग पाउडर को आप ठंडे पानी में डालते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो आप सीधा कहोगे कि सर इससे क्लोरीन गैस निकलता है और यही बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। एक क्वेश्चन तो मेरे भाई ये हो जाता है। एक क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, और भी क्वेश्चन इस पर देखो, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि चूना पानी का ये हमारा घोल है और चूना पानी के घोल से अगर हम इससे क्लोरीन गैस अगर पास कराते हैं, मेरे भाई इसी को देखिए, यहां पर गौर सुनिएगा, इसी को उलट करके भी पूछता है, इसी को उलट करके भी पूछता है, इसी को उलट करके पूछता है। तो चूना पानी है, चूना में पानी मिला हुआ है, पानी चूना का घोल है, उससे जब आप क्लोरीन गैस पास कराइएगा तो इससे हमारा क्या बनता है, तो CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसको हम यहां पर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और कुछ हमारा जल की मात्रा यहां से वाष्पित हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसी का जस्ट उल्टा देखो यहां लिखा हुआ है क्या, तो अगर तुमको यह पता है तो तुम ये बता दोगे, अगर तुमको यह पता है तो तुम ये बता दोगे। इसमें दिक्कत कहां से है, मुझे लगता है कि आसानी से तुम आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब चूने के
पानी में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमें यहां पर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है। तो मेरे भाई दोनों हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों के दोनों कैसे रिएक्शन है? दोनों के दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्स भी हमारा होता है, उल्टा भी हमारा होता है, इसलिए दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई अपने काम पर। अब हमारे सामने आता है, हम ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं। अगर मेरे भाई इस ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं ना, तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता इस ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये ठंडे जल की बात अगर करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर ठंडे जल की बात करते हैं तो ठंडे जल के साथ ये क्या करता है? फास्ट रिएक्शन करता है। ठंडे जल के साथ ये कैसा रिएक्शन करेगा? तो हम कहेंगे यहां पर फास्ट रिएक्शन करता है। और अगर मेरे भाई यहां पर हम गर्म जल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये गर्म जल के साथ क्या करेगा? तो कहेंगे हमारा यहां पर स्लो रिएक्शंस करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर बस इतना ही है। अब होता क्या मेरे भाई, इसमें हमारा फास्ट घुलनशील है, इसमें हमारा धीरे धीरे घुलनशील होता है, इसमें पूरी तरीके से हमारा घुलता नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है कि ठंडे जल के साथ हमारा प्रभाव है, जल्दी घुल जाता है, और ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन गैस देता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। आगे कहता है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी होता है, यह पूरी तरीके से हमारा घुल नहीं पाता है। इसका मतलब स्लो रिएक्शन होगा तो हम इसको अप्रभावी मानते हैं। यह हमारा गर्म जल के साथ क्या होगा? रिएक्शन हमारा स्लो करता है और यह हमारा इनइफेक्टिव होता है, और हम कहते हैं कि यह हमारा कैसा होगा? कहीं यहां पर अप्रभावी होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है मेरे भाई? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें एक्चुअली में क्या प्रेजेंट है? तो हमारी ब्लीचिंग पाउडर में हाइपो क्लोराइड मौजूद होता है, हाइपोक्लोराइड हमारा मौजूद होता है। और इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कई बार क्या कहता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है उसी का नाम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है, याद रखिएगा, उसी को हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को ही हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो मेरे भाई इसमें होता क्या है? तो जो हाइपोक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग होता है, पाउडर होता है, उसके मूलके का अपचयन हो जाता है। उसका क्या होगा कि यहां पर रिडक्शन हो जाता है। अपचयन बोलेगा तो रिडक्शन कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसका रिडक्शन हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं मेरे भाई कि गर्म पानी के साथ यह अभिक्रिया करके, जब गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके उसका रिडक्शन हो जाता है तो कहेंगे अप्रभावी होता है। लेकिन ठंडे जल के साथ फास्ट रिएक्शन करता है और फिर जाकर के हमें क्या देता है? कहेंगे ठंडे जल के साथ रिएक्शन फास्ट करेगा और कौन सी गैस निकलती है? तो कहेंगे यहां से क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है और गर्म पानी के साथ क्लोरीन गैस की प्राप्ति हमारा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका रिडक्शन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। हाइपोक्लोराइड कहने वाला ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी का नाम है मेरे भाई, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। हाइपोक्लोराइड इसी को हम कहते हैं, दोनों का सेम ही नाम होता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके काम थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा एरर है, बाद बाकी और सब सुधार कर लीजिएगा। आपको क्या बोला गया है? तो आपको 1 मोल इथाइन की बात कही गई है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं ना, इथाइन है, यानी इथाइन का मतलब ये होता है, इथाइन में YNE लगा हुआ है, और जब YNE लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारा किस ग्रुप का होगा? तो कहेंगे हमारा CnH2n का होगा, सॉरी CnH2n-2 का, चूंकि अल्काइन ग्रुप का है। अब बताइए मेरे भाई, इथाइन है तो मीथेन, इथेन, यानी n का मान हम कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो n का मान 2 पुट करेंगे तो हमारा C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि ये हमारा इथाइन कहलाएगा। तो मेरे भाई अल्काइन ग्रुप से ही इथाइन ग्रुप बनेगा, और अल्काइन ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है, और मीथेन के बाद इथेन, यानी n का मतलब 2 पुट करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला हमारा बन करके आ गया। तो कहता है 1 मोल आपको इथाइन लेना है, 1 ही मोल इसका हमको लेना है, और इसका कंप्लीट दहन कराना है। अब मेरे भाई इस बात को समझिएगा, किसी का भी कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन तभी होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन। मेरे भाई किसी भी चीज को जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए, दुनिया में जितना भी चीज में आग लगता हुआ दिखता है, जलता हुआ दिखता है, सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए उसको जलने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो वो नहीं जलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई होता क्या है, अब इस इथाइन की बात कही गई है, और इसको हम लोग क्या कह दिए थे? C2H2 कह दिए, और इसको जलना है तो क्या चाहिए? तो इसको मेरे भाई ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये जलेगा। और कंप्लीट कंबशन करने के लिए जितना ये है उतना ही मात्रा में ये चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं मेरे भाई
यहां पर कि उसी रेशियो में अगर हम इसको देंगे तो हम कहेंगे पूरी तरीके से ये हमारा जल जाएगा। जब मेरे भाई ये जलता है ना तो इससे किसका निर्माण होगा, तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा ना तो हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। कंप्लीट जिसमें भी कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम जलाते हैं, जिसमें भी कार्बन है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा तब जब कंप्लीट कंबशन होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। तो मेरे भाई इथिन में भी कार्बन है ना, ऑक्सीजन के साथ जब हम उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर पूर्ण दहन की बात हो रही है, कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहां पर फॉर्म करेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर क्या मिलेगा हमें, तो हम कहेंगे यहां पर H2O, हमारा यहां पर जल की भी मात्रा हमें प्राप्त होगी। अब मेरे भाई इसको बैलेंस करना होगा, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 कार्बन हमारा लगा हुआ है और यहां पर हमारा 1 कार्बन यहां पर लगा हुआ है, और इसको अगर कंप्लीट रूप से अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो हम लोग बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस होगा उस चीज पर आप ध्यान रखिए, उस चीज पर आप फोकस कीजिए। मेरे भाई यहां देखिए ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1, यहां 3 गो ऑक्सीजन है, इसका मतलब है 3 गो अगर हमारा ऑक्सीजन है तो ऐसा काम करते हैं जिससे कि ये हमारा बैलेंस हो जाए। 3 ऑक्सीजन तो हमारा उधर ही हो गया, तो इसको अगर बैलेंस करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई एक बार करते हैं, 6 ऑक्सीजन हो गया, और जब 6 ऑक्सीजन हमारा हो गया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 का ऑक्सीजन हमारा हुआ और 1 ऑक्सीजन यहां पर है। इसका मतलब वहां पर भी हम क्या करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहां भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं कंप्लीट हमारा रिएक्शन होता है कि नहीं। अब देखिए यहां पर हमारा कितना है, तो कहेंगे यहां पर 2 को, हमारा यहां पर 4 को ऑक्सीजन है और यहां पर 2 को 6 को ऑक्सीजन, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। हम C2 की बात करेंगे, 2 को कार्बन यहां पर, 2 को कार्बन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर, तो हाइड्रोजन कितने 4 हो गए मेरे भाई, ये बैलेंस हमारा नहीं हुआ, यानी इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रूप से हमारा बैलेंसिंग नहीं हुआ। अगर हम इसी चीज को ऐसा करते हैं मेरे भाई, यहां पर हम 3 की जगह पर 5 रखते हैं और यहां पर अगर हम 4 रखते हैं, यहां पर अगर 2 रखते हैं, तब देखते हैं कितने ऑक्सीजन हो गए, तब 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हमारा हो गया है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां है, यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए, तो मेरे भाई इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जा रहा है, कहेंगे अगर बैलेंस ही करना होगा तो इस परिस्थिति में कैसे होगा मेरे भाई, तो 2 अगर कार्बन की बात करेंगे तो 4 कार्बन वहां पे है, यहां पर हमारा कितने कार्बन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 4 कार्बन यहां पर होना है, यही ना होगा। तो हाइड्रोजन फिर हमारा कितना, तो 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 गो हाइड्रोजन हमारा हो भी गया। अब यहां पर ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर के मेरे भाई यही हमारे यहां पर होंगे। अब एक बात समझना मेरे भाई, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर बात यह है, इस बात को समझते हैं कि यहां पर 2 मोल, यहां पर हमको कितना बोला, 1 मोल इथाइन कह रहा है, यानी कि आपको जिस पर फोकस करना उस पर आप चलिए। तो मेरे भाई जब 1 मोल की बात करेगा तो यहां तो 2 मोल की बात हो रही है। क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल है, ये बैलेंस हमने किया इसको। मेरे भाई इसमें अगर देखिएगा तो इथीन का कितना मोल है, तो 2 मोल है। हमको 1 मोल पर फोकस करना, हमको कितने मोल पर फोकस करना है, तो हम 1 C2H2 पर लेकर के चलते हैं। अगर इसको 2 को अगर हम 1 बनाएंगे तो इन दोनों से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं ना मेरे भाई, इन दोनों से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं इनको भी आधा करना पड़ेगा, तब ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और यहां पर मेरे भाई 1 H2O हमारा हो जाएगा, यानी 1 H2O हमारा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये केमिकली बैलेंस्ड है। और मेरे भाई जब हम इसमें अगर लेकर के चलते हैं तो जब हम इसको आधा करेंगे और यहां पर जब आधा करेंगे तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, तब कहेंगे यहां पर हमारा 5 बटा कितना, तो 2 हो जाएगा और इतना O2 हो जाएगा, तब जाकर के ऐसा होगा। तो मेरे भाई 2 मोल में इतना हमें मिल रहा था, 2 मोल जब हमारा इथाइन जब यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन कर रहा था तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मोल हमारा पानी का मिल रहा था। लेकिन हमको 2 के जगह 1 लेना, चूंकि 1 मोल इथाइन कंसीडर करना है। जब इसको 1 मोल करेंगे तो ये भी आधा, इसको आधा किया तो ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। तो मेरे भाई जो नया बन करके आया हमारा, क्या बन करके आया है, तो नया वाला हमारा ये बन करके आया है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो 1 मोल इथाइन के कंप्लीट कंबशन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल और हमारे जल के 1 मोल होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे मेरे भाई, तो 2 मोल होंगे, और जल के कितने मोल होंगे, तो कहेंगे 1 मोल होगा। दैट इज करेक्ट, यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आपका है।
सर जो बीपीएससी टीचर में पूछा वही पढ़ाए, रेलवे वाला साइंस ना पढ़ाए। अरे आप पढ़िए प्रिंस जी, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मेरी क्लासेस में अगर आप क्लास कर रहे हैं ना तो समझिए दुनिया का हर एक एग्जाम तुम क्लियर कर सकते हो, बशर्ते कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम तरीके से पूरे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है मेरे भाई, सांस लेना कैसी प्रक्रिया है। हम लोग जानते हैं कि एक हमारा भौतिक प्रक्रिया होता है और एक हमारा रासायनिक प्रक्रिया। मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहां पर है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं मेरे भाई, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जितना लेते हैं उतना बाहर निकाल भी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये एक भौतिक प्रक्रिया है। मेरे भाई ये कैसी प्रक्रिया होगी, तो कहेंगे एक भौतिक प्रक्रिया होगी। ये हमारा कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा, हम कहेंगे ये हमारा भौतिक प्रक्रिया हमारा होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगर हम मोटर की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो व्यवसायिक मोटर को रिलेट कर रहा है। यानी जब मोटर की बात होती है, एक बात बताइए मेरे भाई, हमारे घर में पंखा में भी मोटर लगा रहा है, तभी पंखा हमारा घूम रहा है। तो एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मोटर होता है यही क्या करता है, कि जो मोटर हमारा होता है, इसी मोटर का जो मेन फंक्शन होता है, इसमें आप दीजिएगा विद्युत ऊर्जा, और ये मोटर क्या करता है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा दीजिएगा, और ये क्या करेगा मोटर, तो कहते हैं मेरे पंखा को घुमा देता है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। ये किस में परिवर्तित करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। और दूसरी बात, ये जो हमारा मोटर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारा मोटर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। ये किस पर काम करता है, ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करते हैं मोटर का, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, पूरा जानना जरूरी है। फ्लेमिंग के किस रूल पे काम करेगा, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है। इस बात को किसी भी सूरत में आप ध्यान रखेंगे, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है मेरे भाई, जैसे ही हम विद्युत धारा इसके अंदर देते हैं, समझना गौर से, एक्चुअली में होता क्या है उस बात को मैं यहां रिलेट करता हूं। जैसे ही आप उसमें क्या देते हैं मेरे भाई, विद्युत धारा देते हैं, जैसे ही आप वायर से विद्युत धारा देते हैं तो उसमें बन जाता है हमारा क्या, तो उसके अंदर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा करता है, तो कहीं उसमें चुंबकीय बल पैदा करता है। इसी से चुंबकीय बल पैदा होता है। फिर ये बल क्या करता है मेरे भाई, तो कहते हैं कि बल जो हमारा होता है उसमें टॉर्क पैदा करता है। क्या पैदा करता है, तो टॉर्क पैदा करता है। और इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि जो टॉर्क हमारा होता है यही क्या करता है, पंखा वगैरह को घुमा देता है। यही क्या करता है मेरे भाई, तो यही घूर्णन गति प्रदान करता है। ये कैसा गति प्रदान करेगा, तो घूर्णन गति। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि जब तक धारा जाएगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, तब तक चुंबकीय बल पैदा होगा, तब तक वो घूमेगा। जैसे ही विद्युत धारा आप स्विच ऑफ करिएगा तो पंखा घूमना बंद कर देगा, क्योंकि टॉर्क खत्म हो जाएगा, चुंबकीय बल खत्म हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत धारा दिए तो वो हमारा चुंबकीय गुण आ गया, और विद्युत धारा जब आप दे रहे हैं चुंबकीय गुण आ रहा, विद्युत धारा हटा रहे हैं चुंबकीय गुण खत्म हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये हमारा क्या है, हम कहते हैं ये हमारा विद्युत चुंबकीय। अगर इसको हम ऐसे कहें मेरे भाई तो हम लोग सीधा कह सकते हैं ये एक अस्थाई चुंबक हमारा होगा। ये कैसा चुंबक, अस्थाई होगा, स्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। धारा देंगे तो चुंबकीय गुण आएगा, धारा हटा लेंगे तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। यही ना होता है, जब आप स्विच ऑन की जगह तो पंखा घूमने लगता है, स्विच ऑफ की जगह तो पंखा बंद हो जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, जब इस चीज को हम लोग बहुत ही प्यार तरीके से देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं, तो हम लोग को एक बात पता चल जाता है कि विद्युत धारा के कारण हमारा ऐसा होता है। तो हम सीधा कहते हैं कि जो मोटर होता है, इस मोटर के अंदर की अगर हम बात करते हैं, ये मोटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है मेरे भाई, तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर उसमें मैग्नेटिक गुण आता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर मैग्नेटिक गुण आता है, आप ध्यान रखना मेरे भाई, वो अस्थाई चुंबक कहलाता है। ये कैसा चुंबक होगा, क्योंकि ये हमारा अस्थाई चुंबक की तरह काम करता है। और अस्थाई चुंबक जब तक धारा देंगे तब तक ये सब रहेगा, ये खत्म तो ये खत्म हो जाता है, इसलिए ये अस्थाई हमारा होता है।
तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपको इसके बारे में बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हम कहेंगे इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर हम लोग कौन सा चुंबक लेते हैं, तो मेरे भाई इसमें विद्युत चुंबक लेते हैं, और विद्युत चुंबक को कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये अस्थायी चुंबक के स्थान पर, यानी ये नहीं लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं, तो अस्थायी चुंबक के स्थान पर हम विद्युत चुंबक मानते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट राइट है। दूसरी बात है मेरे भाई, जब कभी भी हम मोटर की बात करते हैं, जब कभी भी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि उसके अंदर जो कोई भी हम वायर अगर यूज करते हैं, ये उसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के इस्तेमाल से क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सॉफ्ट आयरन कोर के इस्तेमाल से क्या होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि इसके इस्तेमाल से लॉस कम होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसके इस्तेमाल से लॉस हमारा कम होता है। लेकिन कौन से लॉस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई, हिस्टेरेसिस लॉस की हम बात करते हैं। कैसे लॉस की बात करते हैं, तो हिस्टेरेसिस लॉस हमारा क्या होगा कि यहां पर कम हो जाता है। तो सॉफ्ट, अगर आप हार्ड कोर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हार्ड आयरन यूज करेंगे, हार्ड कोर का इस्तेमाल करेंगे, तो लॉस भर भर के होगा, जो हमारे लिए बेकार चीज होता है। तो मेरे पे हम क्यों ना सॉफ्ट का यूज करेंगे कि इस्तेमाल करने से हमारा ये लॉस खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये और ये दोनों सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे, तो एक और दोनों हमारा करेक्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई, राइट। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब उसी और बनता है, यानी कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। एक बात बताओ मेरे भाई, वस्तु किधर रहता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर वस्तु रहेगा तो वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, तो उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा नेगेटिव होगा। और मेरे भाई जिधर वस्तु रहेगा उधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चूंकि दर्पण कैसा है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमारा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। बताइए, वस्तु को मेरे भाई कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने इतने मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी को कितना ले लेंगे, तो कहेंगे -12 सेंटीमीटर लेंगे। हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वस्तु हमेशा लेफ्ट में रहता है। अब कहता है कि इसका प्रतिबिंब भी हमारा उधर ही बनता है, यानी मेरे भाई जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी हमारा माइनस के साइड में बनता है, इसका लेफ्ट साइड में बनता है। और कितना दूरी पर, तो -18 सेंटीमीटर पर। तब कहता है मेरे भाई बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप दर्पण का सूत्र यूज कीजिए और कहेंगे कि 1/f = 1/v और प्लस में u होता है। ये हमारा दर्पण का फॉर्मूला होता है। हमको f चाहिए ना, फॉर्मूला हमारे पास यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे v हमारा क्या, तो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, और कहेंगे ये -18 होगा। ये आपका जब u यहां पर आएगा तो प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा, और हम कहेंगे यहां पर हमारा कितना, तो कहेंगे 12 हो जाएगा। और 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है मेरे में, तो कहेंगे 36 होगा। 18 तिया 36 माइनस हो गया, और 12 तिया 18 दूनी 36, सॉरी, यहां पर 18 दूनी क्या कहेंगे, तो यहां पर 18 दूनी 36 और माइनस है, और ये 12 तिहाई क्या होगा, कहेंगे 36 हो जाएगा मेरे भाई। जब इसको आप देखिएगा तो यही हमारा -5 बटा कितना होगा, कहेंगे यहां पर 36 आ जाएगा। तो 1/f का मान कितना आया, 1/f का मान इतना आया है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जो फोकस दूरी हमारा होगा ये -36 बटा हमारा कितना होगा, कहेंगे -36 बटा हमारा 5 होगा, इतना सेंटीमीटर होगा। इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -7.2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी नेगेटिव में होगी, और फोकस दूरी कितना दूरी पर हमारा होगा, क्योंकि हमारा 7.2 पर होगा, यानी माइनस के साथ होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके राइट हो जाएंगे। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कीजिए। अब जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए खासा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चंस को आप यहां पर देखिए, 8वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मैं चर्चा कर इसलिए देता हूं ताकि आपकी नजर जो है यहां पर रह गएंगे। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन हमारा आसान होता है। तो एक मैक्सवेल रूल आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जान लीजिए। एक हमारा कैसा रूल होता है, तो कहेंगे एक को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल रूल। और मेरे भाई जो मैक्सवेल रूल होता है इसको हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ का नियम। इसको सिंपल कहते हैं हम क्या, तो दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। तो मेरे भाई इसमें दाहिना हाथ यूज किया जाता है। और मैक्सवेल रूल से किसका पता लगाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करते हैं। इससे चुंबकीय क्षेत्र की क्या प्राप्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करते हैं। किससे, तो कहेंगे हम यहां पर मैक्सवेल रूल की हम बात करते हैं। अब होता क्या है मेरे भाई, जब किसी वायर
वायर में करंट का फ्लो होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे ये वायर है, इसमें करंट अगर ऐसे करके जाएगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नाचने लगता है। तो मेरे भाई ऐसे होता है। ये दायां हाथ आपका है, आप अपना दाहिना हाथ को ऐसे निकालिए, पेन आपके पास होगा, दायां हाथ निकालिए, चारों उंगली ऐसे और एक अंगूठा ऐसे। तो मेरे भाई करंट मान लेते हैं कि धारा करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है ना उधर अंगूठा रख दीजिए, और फिर ये चारों उंगली को ऐसे घुमाइए, तो चारों तरफ अगर घूमेगा तो ऐसे सर्कल बनेगा ना। तो मेरे भाई यही हमारा मैक्सवेल रूल होता है, ऐसे हमारा घूमेगा। तो उसी चीज को हम यहां पर दिखाया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r होगी, यानी एक सर्कल बनेगा, उसका अपना क्या होगा, तो डायमीटर होगा, उसका अपना एक त्रिज्या होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय हमारा कितना होगा, तो कहेंगे त्रिज्या कितना होगा, तो कहेंगे यहां सॉरी कहेंगे कितना इसका परिधि होगा, तो कहेंगे 2πr होगा। तो मेरे भाई यहां पर एक चीज क्लियर हो गया है कि एक कुंडली n फेरे द्वारा उत्पन्न छे, ये मेरे भाई n फेरा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर ये करंट आई है, n फेरा है। एक्चुअली में यहां पर दो फॉर्मूला इससे हमारा बनता, दोनों पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र को अगर देखिएगा तो ये समानुपाती किसका, तो कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स का होगा। और दूसरी बात, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होगा ये हमारा समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे हमारा करंट का होगा। और तीसरा भी समीकरण इस पर पूछता है मेरे भाई, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये वित्तोकर्मानुपाती हमारा किसका होगा, तो हम कहेंगे यहां पर त्रिज्या का होगा। ये r क्या है, तो मेरे भाई हमारा रेडियस है। r क्या है, तो हम कहेंगे यहां पर रेडियस है। अब बताइए कि जितना बड़ा क्षेत्र बनेगा मेरे भाई, कहेंगे जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा वीक होगा। जितना बड़ा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन जनरली इस पर नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो आप आंसर कर लेना। लेकिन क्वेश्चन जनरली इन दोनों पर पूछता है, इस पर पूछता है और इस पर पूछता है। करंट अगर ज्यादा पास करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, या नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज्यादा अगर है तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, कहेंगे मजबूत होगा। मेरे भाई ये दोनों समानुपाती होगा और इसके साथ वित्तोकर्मानुपाती होता है। तो एक बात बताइए कि किसी कुंडली में n फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र हमारा है, तो कहता है एक फेरे द्वारा, कितने फेरे द्वारा, एक फेरा यानी n का मान 1, तो एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कितने गुना के यह बराबर होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे सर एक फेरे के द्वारा बोला कि उत्पन्न क्षेत्र हमारा कितने गुने के बराबर हो जाएगा। यदि कुंडली में n फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर म्यू नॉट हमारा किसके बराबर, तो एन आई डिवाइडेड बाय हम 2πr यहां पर करेंगे, और फिर म्यू नॉट हमारा इंटू 1, और इंटू में हमारा क्या होगा, कहीं यहां पर हमारा i डिवाइडेड बाय 2πr हमारा हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, म्यू नॉट से म्यू नॉट 2πr से 2πr कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास ये रिलेशन बच गया, i से i हमारा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई n का मतलब 1 हो गया, यानी जहां पर हमने 1 रखा है वो n के बराबर है, 1 जो रखा है वो किसके बराबर, तो n के बराबर है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक कुंडली में n फेरे अगर हमारा है तो एक फेरा में कितना, तो 2πr घूमेगा, एक फेरा में 2πr घूमेगा, एक फेरा में 2πr घूमेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे n हो जाएगा। एक फेरा में 2πr, चूंकि n हमारा बोला गया तो कहेंगे n फेरा बोला, तो हम कहेंगे एक फेरा में, ये एक फेरा की बात कर रहे, एक बार पूरा घूम रहा था 2πr, तो कितना मेरे भाई, तो एक कंप्लीट घूमेगा तो 2πr कितना, तो n के बराबर। यानी इसीलिए आप डायरेक्ट भी मार सकते थे, में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर जो मारा होगा फेरा हमारा n होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट आप यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है सब लोग जानते होंगे 20,000 हर्ट्ज से हमारा अधिक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात बताने वाली नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई एकदम मौखिक रूप से आपको बनाना चाहिए, और मैं चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोग आंसर करके बताओ, और क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग आंसर कर सकते हो और करना भी चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसा दर्पण की बात कर रहा था, समतल दर्पण की बात करता है। एक बात बताओ मेरे भाई कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो समान आकार का प्रतिबिंब देता है। कैसा प्रतिबिंब देता है, समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ना बड़ा देगा ना छोटा देगा। हाँ, काल्पनिक देता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देता है। तो समतल दर्पण की बात कही गई है, तो मेरे भाई ये बताइए ये कभी भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब देगा, कभी वास्तविक तो दे ही नहीं सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि जब कभी भी हम यहां पर बात करते हैं, एक 3 सेंटीमीटर चौड़ा मुंह वाला आदमी है, एक लड़का है, समतल दर्पण से कितना दूरी पर है, तो कहेंगे 4 मीटर की दूरी पर है। चलो इसको हम बना करके दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर समतल दर्पण है।
और इस समतल दर्पण में क्या करते हैं, बीचों बीच एक हमारा, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसको हम यहां पर कहते हैं कि मुख्य अक्ष ऐसे हमारा पास कर रहा है। एक बात बताइए मेरे भाई, समतल दर्पण हमारा ये है, इस समतल दर्पण के आगे हमारा एक लड़का यहां पर खड़ा है और इस लड़के की हाइट दे रखी है। एक बात बताइए मेरे भाई, हमने आपको कई बार बोला है कि हम लोग यहां से इसकी दूरी मापते हैं। अगर ये दूरी मेरे भाई x है, तो जितना दूरी पर हमारा वस्तु है उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी इमेज जो बनेगा उतनी ही दूरी पर बनेगा, उसी आदमी के बराबर बनेगा, उसके साइज में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि जितना बड़ा वो आदमी है उतना ही बड़ा उसका इमेज बन गया और उतनी ही दूरी पर बन गया। तो दर्पण से, कहां से, दर्पण से मेरे भाई, इस बात को समझना। ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट भी उसके हम इसलिए चला रहे हैं तो कि मेरे भाई आप इस बात को समझ पाओ, और इसीलिए, नहीं तो बाद बाकी ये क्वेश्चंस इतने आसान है कि आप सोच नहीं पाओगे। यहां पर मेरे भाई हम कहते हैं कि आदमी इस दर्पण से कितनी दूरी पर है, x है। तो यहां पर बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर चौड़ा मुंह वाला लड़का है, इसको आप साइड कीजिए अभी। तब कहता है कि समतल दर्पण के सामने में 4 मीटर की, समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर वो लड़का खड़ा है। यानी मेरे भाई इस समतल दर्पण से इस लड़के का जो दूरी है वो कितना मीटर, तो कहेंगे ये हमारा 4 मीटर है। अब मेरे भाई इस दर्पण से अगर इसका लड़का का दूरी अगर 4 मीटर है, तो हम कहेंगे सर अब तो एक बात हम कह सकते हैं, अब तो एक बात कह सकते हैं कि इस आदमी दर्पण से कितना दूरी पर इमेज होगा, तो ये भी 4 मीटर पर होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है मेरे भाई। अब हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अब कहता है ये बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहां बनता है और उसके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी। एक बात बताओ मेरे भाई कि समतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो जितना बड़ा ये आदमी है उतने बड़ा इसका इमेज बनेगा, जितना बड़ा इसका मुंह है उतने बड़ा इसका मुंह बनेगा, जितना उसका हाइट है उतना ही उसका हाइट होगा। अगर उसके मुंह की चौड़ाई अगर 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मेरे भाई उसके हाइट वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया मेरे भाई कि दूसरा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दूसरा कि उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी, तो वो 3 मीटर हमारा होगा। तो मेरे भाई 3 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की जो चौड़ाई होगी, मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यहां पर मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये हमारा एकदम नहीं होगा, खत्म हो गया। यहां पर मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब कहता है मेरे भाई कि जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो कहां बनता है, तो प्रतिबिंब यहां पर है, इमेज यहां पर है और लड़का ऑब्जेक्ट यहां है। तो इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का दूरी कितना है, तो 4 मीटर ये है, 4 मीटर ये है। यानी मेरे भाई आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उससे, यहां पर फोकस कीजिए, उससे मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उससे का मतलब समझिए, प्रतिबिंब क्या है, तो उस वस्तु से 8 मीटर की दूरी पर बनेगी। उससे का मतलब है वस्तु की से, वस्तु से मेरे भाई, वस्तु से, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब की अगर दूरी की बात करेंगे तो वस्तु से 8 मीटर की दूरी पर बनेगा। यहां आदमी है तो 4 ये हुआ, तो 4 ये हुआ, इसका मतलब है मेरे भाई ये सही होगा। तो यहां पर ये छट जाएगा, तो हमारा पहले भी खत्म हो गया था, 4 मीटर नहीं होकर के हमारा 8 मीटर होगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां पर सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या ये कंसेप्ट समझ में आया है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर मेरे भाई शेयर करना। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक बैच चलता है इंजेक्शन बैच, और इंजेक्शन बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको मिलना है। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए कंप्लीट टीजीटी साइंस की क्लासेस 9-10 के लिए भी है और 6 to 8 के लिए भी है। तो मेरे भाई इसमें कंप्लीट थ्योरी हम आपको कराएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज हम कराते चले जाएंगे। ये क्लासेस आपको कंप्लीट रूप से मेरे भाई प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलना है। हेल्प इंक्वायरी नंबर आप भी आपको दे दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेहतरीन क्लासेस को अगर करना है तो आप जुड़ करके साइंस की अच्छी क्लासेस को कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है आपको भजाने का, यही मौका है आपको क्लियर करने का। बार बार मेरे भाई बीपीएससी मौका नहीं देगी, जिससे से आप देखते होंगे वैसे से वैकेंसी कम होती चला जाएगा, लेकिन टीआरई 4 में एक चांस है कि आप अच्छा कर सकते हैं। अगला कहता है कि कौन सा कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में हमारा गलत है। मेरे भाई गलत को चूज करना, फोकस कर लिए पहले। अब कहते हैं कि मेरे भाई जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार किया था तो उस समय आपको ध्यान रखना उनको 63 तत्व के बारे में पता था। कितने के बारे में पता था, 63 तत्व के बारे में पता था।
बिल्कुल सीधा सफलता प्राप्त करिएगा, ये ऐसा बैच है। तो मेरे भाई जब मेंडलिफ ने आवर्त सारणी शुरू किया था, अपना काम शुरू किया था, तो उस समय तक उसको कितने तत्व के बारे में पता था? तो 63 तत्व के बारे में पता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, गलत को खोजना है। अगला मेरे भाई मेंडलिफ की अगर बात करते हैं तो मेंडलिफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्व द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि मेरे भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा किसी के साथ प्रतिक्रिया कर लेता था, इसलिए इन्होंने इसको टारगेट किया था और इसी के स्थान पर किसी भी कंपाउंड को उन्होंने देखा। दूसरी बात है मेरे भाई मेंडलीफ की अगर हम बात करते हैं तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को ऐसे सजाने के लिए बोला जैसे कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक नहीं, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। परमाणु क्रमांक बोल दिया तो सबसे पहले काटो, यानी मेरे भाई ये गलत स्टेटमेंट आपका है। तो कौन इसमें से गलत है? तो मेरे भाई जो गलत है केवल और केवल तीसरा गलत है, और हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहां पर क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है। दूसरी बात मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेंडलफ जब आवर्त सारणी डिफाइन कर रहे तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया था, और 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका भी स्थान फिक्स नहीं कर पाया था। लेकिन अगर मेंडलीफ की हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे में उन्होंने कुछ स्थान खाली जगह छोड़ दिए थे, और उसी स्थान पर बाद में जो तत्व बनकर के आए गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम को रखा गया। याद रखना इन तीनों तत्वों के बारे में, आगे शायद क्वेश्चंस भी है इस पर और आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप पढ़े होंगे कि ब्लैक एंड फोटोग्राफी अगर हम लोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से करते हैं, याद रखना है इनमें से कौन सा अम्ल और यह क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, जब एसिड बेस इंडिकेटर की हम बात करते हैं और इसमें भी प्राकृतिक संकेतक की अगर बात कही जाती है तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, संकेतक का नाम सुने होंगे ना, संकेतक में क्या होगा, रंग बदल करके भी क्या करता है, एसिड बेस में अंतर कर देता है। सूंघ करके भी आप बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। मेरे भाई कई तरीके का हमारा होता है, तो मेनली हम लोग को यहां पर प्राकृतिक रूप से अगर बोला, जैसे हल्दी है अपना रंग बदल देगा। हल्दी को मेरे भाई अगर डालोगे तो हल्दी को अगर पानी में डालोगे तो हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है, रंग चेंज कर दिया, इसलिए वो हमारा बेस इंडिकेटर होता है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान, अम्ल और क्षार के लिए जो प्राकृतिक संकेतक हमारा होता है वो कौन होगा? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक संकेतक के रूप में हमारा होता है वो कौन सा होता है, जो प्रकृति में हमें मिल जाता है। अगर प्राकृतिक संकेतक के रूप में अगर देखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर हमारा कौन होता है। अगर इस नेचुरल इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं ये कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी में आप कहेंगे एक तो हमारा हल्दी हो गया, एक तो हमारा हल्दी हो गया। दूसरा मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारा लिटमस का भी पेपर होता है। लिटमस पेपर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिटमस पेपर की हम बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, हल्दी भी है, लिटमस पेपर भी होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि मिथाइल ऑरेंज की भी हम बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, फेनोप्थिलीन की हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर फेनोप्थिलीन की हम बात करते हैं, तो ये हमारा फेनोप्थिलीन भी हमारा होगा। ये सब जो देख रहे हैं ये सब प्राकृतिक संकेतक के रूप में हमारा होता है। और एक रेड कैबेज भी होता है मेरे भाई, लाल गोभी, पत्ता गोभी जो होता है, रेड हमारा कैबेज भी होता है। और रेड कैबेज कहने का मतलब जो हमारा लाल पत्ता गोभी होता है हम उसकी बात करते हैं मेरे भाई, लाल हरा वाला नहीं, ये लाल पत्ता गोभी की हम बात करते हैं। लाल पत्ता गोभी जो हमारा होता है हम उसकी बात करते हैं, उसके रस के कलर भी परिवर्तित हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर कलर में परिवर्तन हो रहा है और वो भी प्राकृतिक रूप से अगर पूछा गया तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो मिथाइल ऑरेंज हमारा करेक्ट होगा। या हाइड्रोजन या पेट्रोनिया हमारा नहीं होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते अगला कहता है कि नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता हमारा किस प्रकार होता है। ये मेरे भाई जो क्वेश्चंस है ना, लाजवाब, जानदार, शानदार, जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो बड़ा मजेदार है, इस बात को समझिएगा मेरे भाई। एक बात बताइए कि नाइट्रोजन के आयनीकरण क्षमता की बात कर रहा है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी या किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा सबसे अधिक होता है मेरे भाई, उसी का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा, उसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल से सबसे अधिक होता है। हम कहेंगे जो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल मोर आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा मेरे भाई, ये कंसेप्ट आपको कभी भी काम करेगा। हम मोर स्टेबल की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर मोर स्टेबल की बात करते हैं। और ध्यान रखना, मोर स्टेबल मोर हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल मोर आयनेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। यानी ये कंसेप्ट मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल मोर आयनेशन एनर्जी हमारा होता है, इसका मतलब लेस स्टेबल लेस आयनेशन एनर्जी होगा। हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग को यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कहानी है तो ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा। एक बात बताइए मेरे भाई, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है।
अब इस 7 को में अगर देखिएगा तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 2 जाएगा, बचा कितना मेरे भाई, तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो ये एस में जाएगा और ये हमारा एस में जाएगा और ये हमारा किस में, तो कहेंगे पी में जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगा, 8 होगा, तो मेरे भाई इसमें 2 होगा और फिर हमारा 6 होगा, इसमें भी एस में जाएगा और हमारा ये किस में जाएगा, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर हम सीधा कहेंगे पी में जाएगा। मेरे भाई इसका अरेंजमेंट अगर हम लोग करेंगे तो एस वाले को हम कहेंगे एस में हमारा ये हो गया और एस में कितने, तो 2 जाएंगे और पी में मैक्सिमम कितने होंगे, तो पी में मैक्सिमम हमारा 6 जाता है, तो 3 को खांचा आप बना दीजिए। टोटल कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल हमारे पास यहां पर कितने हैं, तो टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल 5 को सजाना है, बाहरी कक्षा को सजाना है मेरे भाई, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम टोटल के टोटल किसको सजाएंगे, तो हम टोटल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, हम इसको सजाने का कोशिश करते हैं। अगर मेरे भाई यहां पर इसको सजाते हैं तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे, हम इसको छोड़ दिए, कंप्लीट रूप से हमारा भरा हुआ है, इसमें 2 हमारा भरा हुआ है, इसमें हमारा 2 भरा हुआ है, तो एस को कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, हम इस पर चलते हैं, इसमें चूंकि दोनों में बराबर है। अगर इसमें देखेंगे तो 5 को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 को एक एक ठो भर गए और दूसरी बात जब भरेंगे तो ऐसे करके हम इसको भरते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम भरने का कोशिश करते हैं मेरे में, जब हम इसको यहां पर भरने के लिए जाते हैं तो ऐसे करके भरेंगे तो इसमें कहेंगे 1 1 हमारा फिल हो गया, 6 को है तो हम कहेंगे 3 3 का हमारा जोड़ा हो जाएगा, यानी ये। तो मेरे भाई ये कंप्लीट रूप से हमारा भर गया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कहीं हमारा यहाँ पर कहेंगे ये ऑक्सीजन से अधिक या ऑक्सीजन से हमारा कम हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को समझना गौर से, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन से अधिक या ऑक्सीजन से कम, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, यहां पर मोर स्टेबल मोर एनेशन एनर्जी हमारा होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर देखिएगा तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसका स्टेबिलिटी हमारा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे कंप्लीट रूप से भर गए और सही पैटर्न में भर गया, ये इनकम्प्लीट हमारा यहाँ पर है, इसलिए ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये स्टेबल हमारा कम होता है। तो नाइट्रोजन का आयनेशन करे क्षमता जो हमारा किस प्रकार की होती है, ऑक्सीजन से कम होगी और ऑक्सीजन के समान होगा और ऑक्सीजन से हमारा अधिक होगा। तो मेरे भाई हम कहेंगे कि ऑक्सीजन से अधिक, आंसर मेरे भाई इसका सी दे रखा है, आंसर इसका सी दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। वैसे आंसर इसके क्वेश्चन हमारा इधर स्टार कर दिए, इसका मतलब इसको हम चेक करेंगे। तो मेरे भाई ये हम आपको रीचेक के लिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं, इसको हम दोबारा से चेक करेंगे, आप लोग भी एक बार चेक करिएगा, बाद बाकी आगे चलते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दे रखा कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादप की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, प्लांट की जब बात करते हैं, किसी पादप की बात करते हैं, तो उपस्थिति किसकी बोला गया, तो मेरे भाई उपस्थिति जटिल पादप का एक विशिष्ट गुण जिसमें स्थलीय वातावरण के अस्तित्व होने को संभव बनाया गया है। मेरे भाई हम लोग जब पादप की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना, इस पादप उत्तक की जब हम बात करते हैं तो पादप उत्तक में 2 तरह का उत्तक होता है। एक हमारा कैसा होता है, हमारा विभजुत्तक उत्तक होता है, एक हमारा विभजुत्तक उत्तक होता है जिसमें कोशिका विभाजन वगैरह होते रहता है, और एक हमारा कैसा उत्तक होता है, कहेंगे यहाँ पर अस्थाई उत्तक होता है। और अस्थाई उत्तक में भी 2 तरह का उत्तक होता है मेरे भाई, इसमें भी एक सरल अस्थाई उत्तक होता है, तो एक हमारा जटिल अस्थाई उत्तक होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझिए, आपसे जटिल की बात कर रहा है तो हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक में जाएंगे, और जटिल में हमारा 2 ही होता है, एक तो हमारा जाइलम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, हम कहेंगे फ्लोएम होता है। और इस बात को ध्यान रखना, ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है इसको हम संवहनी उत्तक भी कहते हैं, इसी को हम संवहनी उत्तक भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर कहिएगा तो इसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में वैस्कुलर टिश्यू कहलाता है, ये हमारा वैस्कुलर टिश्यू होता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। जाइलम जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन करेगा और फ्लोएम हमारा क्या करता है, भोजन का परिवहन करेगा। तो मेरे भाई जो जटिल उत्तक हमारा होगा वो एक संवहनी उत्तक है। मेरे भाई ये विभजोत्तक उत्तक नहीं है जिसमें कोशिका विभाजन होगा, ये पौधे की वृद्धि करता है, ये पौधे की वृद्धि वगैरह नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दृढ़ उत्तक तो हमारा ये होबे नहीं करेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो संवहनी उत्तक होगा, जो कि जटिल पादप में हम लोगों को यह देखने को मिलता है, यानी जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपसे पूछा गया था। तो जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या होंगे, तो दोनों के दोनों यहां पर होंगे। पी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन हो, हाफ भरा जा स्टेबल ज्यादा है।
अच्छा चेक करेंगे सुमित जी, उसको रहने दीजिए, चेक कर लेंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा, ए तो नहीं होगा, 15 का ए कैसे होगा जी? 15 का ए आंसर पॉसिबल है बताइए तो? 15 का आंसर की कर रहे हैं? 15 का आंसर सी ना होगा जी, संवहनी ऊतक बोलते हैं, इसी को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला मेरे भाई उसी से रिलेटेड है, जो जाइलम हमारा था। तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि जो संवहनी ऊतक, अगर नींद में भी हम आपको कहेंगे कि बताओ संवहनी ऊतक हमारा क्या होता है, तुम क्या कहोगे? सर संवहनी ऊतक में एक हमारा जाइलम होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे दूसरा हमारा फ्लोएम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जाइलम को देखिएगा तो ये 4 प्रकार के टिश्यू से बनता है और इसी में हम कहते हैं कि हमारा ट्रैकिड्स होता है, ध्यान रखेंगे, इसी में ट्रैकिड्स होता है। और इसी में अगर देखिएगा तो हमारा वेसल्स होता है, ट्रैकिड्स होगा, वेसल्स होगा। और तीसरा हमारा क्या होगा कि हमारा जाइलम फाइबर होता है, ध्यान रखेंगे। जाइलम फाइबर को जाइलम तंतु के नाम से जानते हैं, जाइलम हमारा फाइबर की हम बात करते हैं, ये जाइलम फाइबर हो गया। और चौथा हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा जाइलम पैरेन्किमा की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना गौर से कि ये हमारे 4 प्रकार के जाइलम होते हैं। और अगर फ्लेम की हम बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक हमारा कैसा होगा कि यहां पर हम सीव टिश्यू की हम बात करते हैं, दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा हमारा कैसा होगा कि यहां पर हमारा कंपेनियन सेल की हम बात करते हैं। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा कि यहां पर हम फ्लोएम फाइबर की हम बात करते हैं। और चौथा अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर हम फ्लोएम पैरेन्किमा की हम बात करते हैं, फ्लेम पैरेन्किमा की हम बात करते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि जो संवहनी ऊतक हमारे जाइलम और फ्लेम थे, उनके भी 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उसके हिसाब से आप बताइए। कहता है मेरे भाई कि जो जाइलम है उसका एक घटक हमारा सम्मिलित नहीं है। बताइए जाइलम के यही 4 घटक हैं, ये फ्लेम का 4 घटक है। बताइए मेरे भाई कंपेनियन सेल क्या उसमें है हमारा? बताइए कंपेनियन सेल तो यहां है, ये तो हमारा फ्लेम का है, ये जाइलम का नहीं है। नहीं होगा तो यही आंसर करेंगे। हाँ वाहिकाएं होगा और हमारा वाहनिका भी होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ट्रैकिड्स कहते हैं। ये हमारा क्या तो कहलाता है? ये ट्रैकिड्स कहते हैं। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। वाहिनिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर वेसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर इंग्लिश में ट्रैकिड्स कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स तो हमारा होवे करेगा, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं है। ये मेरे भाई किसका? तो कहेंगे हमारा ये फ्लोएम का उत्तक हुआ होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये फ्लेम उत्तक का हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा फ्लेम का होता है, ये फ्लेम का हमारा होता है। इसलिए जो नहीं है उसके आंसर्स करेंगे और आंसर्स करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए, और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इस क्वेश्चन के आंसर हम चाहेंगे कि आप लोग करिए। एक बार प्रवीण कुमार यादव जी उसको रहने दीजिए, पहले जो आगे है उसको एक बार फोकस करिए, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है? उसको रहने दीजिए, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो, सर रोशन जी देखते हैं बहुत जल्द आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें पूरी तरीके से मेरा एनालिसिस रहेगा और पूरी तरीके से उस पर काम करके हम आपको बताएंगे, पूरा रिसर्च करके जो डेटा है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। चूंकि तैयारी रणनीति के हिसाब से अगर किया जाता है, प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो तैयारी आपकी अच्छी होगी। और डेली 40 क्वेश्चन तो आप यहां से करिए ही, चाहे भूखे रह जाइए, लेकिन 40 क्वेश्चन डेली करना है। कुछ दिन कष्ट करो, कुछ दिन दर्द से हो, देखना सारी दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी। बस मेरे भाई कुछ ही दिन की बात है, मेहनत कीजिए, सब बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद। अब बताइए मेरे भाई कि प्लांट में जो हमारा कुछ अपशिष्ट उत्पाद हमारा होता है, वो अपशिष्ट उत्पाद हमारा किसके रूप में होता है? गोंद वगैरह के रूप में होता है। आप देखते होंगे जो लस्सा जिसको आप बोलते हैं, गोंद जो होता है, आप देखिए किसी भी प्लांट में हमारा गोंद निकलता है, हमारा रेजिन्स निकलता है, इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? रेजिन्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारा रेजिन्स होता है, जिसको राल कहते हैं। और यहां पर हमारा क्या प्राप्त होता है? कहेंगे यहां पर हमारा गोंद होता है। तो मेरे भाई गोंद और रेजिन्स हमारा जो होता है, ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है हमारे इस प्लांट से, पौधे से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो अपशिष्ट उत्पाद हमारा होता है, ये हमारा कह रहा है कि पौधे के किस भाग में संग्रहित होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि जैसे से कोई प्लांट हमारा ज्यादा दिन का होता है, 10 साल 20 साल का होगा, उसमें पुराने जाइलम भी होते हैं, नए जाइलम
जाइलम भी बनते हैं। जाइलम में जल में घुले हुए खनिज लवण हमारा ऊपर जाता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है मेरे भाई तो उसी में वो गोंद जाके जमा होता है। तो आपको स्टोर करने की बात आई है कि जो अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा है, जिस अपशिष्ट पदार्थ की हम बात करते हैं किस भाग में ये स्टोर होगा, ये ना क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे भाई क्योंकि गोंद और राल जो रेजिन्स होता है हमारा, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, क्योंकि ये पुराने जाइलम में हमारा स्टोर होता है, और पुराना जाइलम जहां है वही आंसर करेंगे। रसधानी में मेरे भाई हम कहेंगे भोजन का संग्रह होता है, पत्ती में तो हम कहेंगे एकदम नहीं होगा, तो आंसर करेंगे पुराने जाइलम की बात करते हैं। तो नए जाइलम में जल का घुने हुए खनिज लवण ऊपर जाएगा, और पुराने जाइलम में हम सीधा कहेंगे मेरे भाई क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ का हमारा कहते हैं वहां पर हम कहेंगे स्टोर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, और क्या कहता है इसको समझते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर, यहां पर मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन नहीं है, यहां पर वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर लिखा हुआ है। मैं बार बार मेरे भाई फोकस करता हूं दर के ऊपर में, क्योंकि दर का मतलब ही कुछ और होता है। किसी में भी दर लगा हुआ इसका मतलब है उसके रेट को बताता है कि वो फास्ट है या स्लो होगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में, तो वायुमंडलीय दाब के कंपैरिजन में। मेरे भाई इस बात को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो ये हमारा जो वायुमंडलीय दाब हमारा होता है, इस वायुमंडलीय दाब को हम शॉर्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जस्ट हमारा क्या होता है कहेंगे यहां पर इवेपोराइजेशन रेट की अगर हम बात करते हैं ये हमारा उल्टा होता है। तो दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर दाब मेरे भाई ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर स्लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कम नहीं कहेंगे, रेट लगा हुआ तो कहेंगे स्लो हो जाएगा। दोनों में ऐसा रिलेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा मेरे भाई हमारा रिलेशन इसके साथ भी होता है कि अगर हम टेम्परेचर की अगर रिलेशंस की बात करते हैं तो जो इवेपोराइजेशन हमारा रेट होता है, अगर इस इवेपोरेशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे हमारा टेम्परेचर का होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि इवेपोरेशन जो हमारा रेट होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना वित्त कर्मानुपाती किसका होगा, तो आर्द्रता का होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा हमारे वायुमंडल में ह्यूमिडिटी नमी की मात्रा होगी उतना ही इवेपोरेशन रेट हमारा क्या होगा, तो कहेंगे स्लो हो जाता है। तो मेरे भाई छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन सभी पॉइंट पर नजर रखना पड़ेगा। तो बताइए मेरे भाई कि वायुमंडलीय दाब और इवेपोरेशन रेट पर कैसा रिलेशन है, तो दोनों में उल्टा है, यानी कि वित्त कर्मानुपाती है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और हमें लग रहा है मेरे भाई ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। अच्छे क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं। अब बताइए मेरे भाई प्याज और लहसुन की बात कही गई है, तो प्याज और लहसुन रूट थोड़ी इसका खाते हैं, जड़ थोड़ी होगा, ये तो गलत आंसर है मेरे भाई। रूट को हम लोग कंद भी नहीं कहते। कंद हमारा क्या होता है, कंद किसको बोलते हैं जी, कंद तो हम लोग ट्यूबर को कहते हैं। और ट्यूबर जो हमारा होता है ये किसका, तो कहेंगे यहां पर आलू, यानी कि हम आलू की बात करते हैं। आलू का जो मॉडिफाइड हमारा स्टेम होता है उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। नहीं तो हम कहेंगे स्तंभ कंद हमारा दे रखा है, घन कंद दे रखा है, तो इसमें से कौन सा आंसर हम लोग करेंगे, बताइए मेरे भाई। ट्यूबर तो नहीं होगा ना, ट्यूबर तो नहीं होगा, इसमें से कौन सा होगा। प्याज लहसुन की बात कर रहे हैं, प्याज लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं, बल्ब खाते हैं जी। बल्ब किसका खाते हैं, बल्ब तो हाँ बल्ब हो सकता है, बल्ब लेकिन है कहाँ, ट्यूबर दे रखा है, ट्यूबर दे रखा है, बल्ब तो कहीं है ही नहीं, बल्ब कहीं है ही नहीं। प्याज लहसुन का मेरे भाई क्या खाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें है ही नहीं। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ शायद जाएंगे, ई के साथ जाएंगे। कब क्या होता है जी, कब क्या होता है बताइए तो। सर बैच नियुक्ति बैच लिया है और कोई बैच लेना है क्या, रोशन जी आपको नियुक्ति बैच तो लेना ही लेना है। थ्योरी वीक है तो थ्योरी के लिए आप इंजेक्शन बैच से जुड़ जाइएगा, उसमें अपडेटेड मटेरियल के साथ हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो अभी दिया गया है। हम लोग ई के साथ जाएंगे क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शंस करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। आगे चलते हैं। नहीं नीलेश जी बल्ब तो कहीं है नहीं, तो बल्ब आंसर कैसे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो याद रखना पड़ेगा, ब्रेसिका और कंपेजिस्ट्रिस जो हमारा होता है ये हमारा किसका, तो सरसों का ही वनस्पति नाम, वैज्ञानिक नाम। जैसे ये पूछता नहीं है, वनस्पति के नाम वगैरह कभी पूछता नहीं है मेरे भाई। यही नियुक्ति बैच है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नियुक्ति बैच सबसे सफल बैच है, इस बात को आप ध्यान रखना। नियुक्ति बैच एक एक बच्चे के पास होना चाहिए, इसमें बेहतरीन तरीके से डीप एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लास को देते हैं, और ये आपको 4000 प्लस क्वेश्चन, कहने का मतलब है 10-20 हजार 20,000 प्लस क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आप कर लीजिएगा ना, और तब आप एग्जाम में बैठिएगा, तब आप कहिएगा सर सही में ये करना बहुत जरूरी था, और इसी से मार्क्स मेरे इंप्रूव होकर के इतने ज्यादा आए हैं।
तो मेरे भाई मार्क्स कई तरीके से बढ़ते हैं, प्रैक्टिस तो करना ही करना है और डिटेल प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ थ्योरी अगर बहुत अच्छी क्लियर है तो समझिए मेरा पार हो जाएगा। तो 50-500 रुपया 1000 रुपया आप इतनी बड़ी नौकरी के लिए जा रहे हैं और तब अगर 500-1000 रुपया के लिए सोचेगा तो फिर वो मामला गड़बड़ है। आप कैसे भी करके उसको जरूर करिए और करना है, सिलेक्शन लेना है। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचें तो इसमें एकदम पेन नहीं चलेगा, तुरंत आंसर आएगा। कहो कैसे, देखो बनाते हैं तुम्हारे सामने में। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण बोला है। मेरे भाई सबसे पहले दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। एक बात बताओ मेरे भाई कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये कहानी मैं आपको पहले से बताता हूं मेरे भाई कि अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तल दर्पण कैसा इमेज बनाता है, तो किसी भी सूरत में कैसा बनाएगा, तो हमेशा काल्पनिक बनाएगा, क्योंकि वास्तविक का कोई मतलब नहीं यहां पर। हमेशा ये कैसा कहेंगे, हमेशा काल्पनिक बनाएगा। और काल्पनिक इमेज हमारा कैसा होता है, तो सीधा हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात मेरे भाई, ये हमेशा कैसा बनाता है, तो बड़ा, हमेशा छोटा नहीं। ये हमेशा कैसा बनाएगा, तो कहेंगे हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हमेशा लिखा हुआ है मेरे भाई, हमेशा का मतलब बहुत बड़ा होता है। ये कभी बड़ा नहीं बनाएगा, कभी बराबर भी नहीं बनाएगा, हमेशा ही छोटा होगा। अगर तुमको इतना भी अगर पता है ना, तो क्वेश्चंस तुम्हारे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। बताइए मेरे भाई इस बात को कि प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर कहेंगे, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यहां पर 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अगर वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो कहेंगे उसका हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट प्रतिबिंब जो बनेंगे उससे छोटा बनेगा। इसका मतलब है मेरे भाई, हम कहेंगे उसकी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह 3 सेंटीमीटर से भी कम होगा। अधिक वाला आंसर नहीं करेंगे, अधिक वाला आंसर नहीं करेंगे मेरे भाई। अब बताइए कि 3 सेंटीमीटर से उसकी ऊंचाई कम होगी कि नहीं होगी, ये ज्यादा कभी हो सकता है, ज्यादा कभी हो सकता है। दूसरी बात, अगर मेरे भाई काल्पनिक बनाएगा तो सीधा ही बनाएगा, तो उल्टा तो हो नहीं सकता है। यहां सीधा था लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहां सीधा भी है और 3 सेंटीमीटर से हमारा छोटा भी होगा। यानी कि उसका हाइट अगर 3 सेंटीमीटर था तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उसका छोटा इमेज बनाता है। तो आप मेरे भाई इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं इसी की बात कर रहा था कि मैडलिब ने अपने पीरियड टेबल जब उन्होंने जब पीरियड टेबल वो तैयार कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे। और कुछ खाली जगह पर किसको भर दिया गया मेरे भाई, तो गैलियम को भरा गया, स्कैंडियम को भरा गया, जर्मेनियम को भरा गया। तीनों तो आपके मुंह पे होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं मेरे भाई, एका एल्युमिनियम को गैलियम बोलते हैं। एका एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे हमारा जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई एका सिलिकन को क्या बोलेंगे, तो एका सिलिकन को क्या बोलेंगे, जो एका सिलिकन हमारा होता है, ये जो एका सिलिकन है इसी को हम जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं एका सिलिकन, तो या फिर हम कहेंगे यहां पर एका एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एका एल्युमिनियम को हम क्या कहते हैं, तो गैलियम Ga दिखाते हैं। और अगर हम एका बोरन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, एका जो बोरोन हमारा है, यहां पर बोरोन की हम बात करें, एका बोरोन जो हमारा होगा ये स्कैंडियम को बताता है। तो मेरे भाई यही तीनों तत्व को भरा गया था। आप चाहे ऐसे बोलिए, आप चाहे ऐसे बोलिए, चाहे आप ऐसे भी बोलिए, ये तीनों का नाम मेरे भाई सेम ही है। इसी तीनों को भर दिया गया था लास्ट में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपको बताना है, जितने भी जीव जंतु हैं, जीवधारी की हम बात करते हैं तो मेरे भाई कौन सी जीवधारी का वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी आपसे मेरे भाई बेसिक यूनिट पूछा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेरे भाई वंश की बात करेंगे, गण की बात करेंगे, तो जाति की बात करेंगे। मेरे भाई इसमें अगर आपसे मूल इकाई बोला गया है तो सबसे छोटी इकाई इसमें से कौन होगा, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे जाति का होगा। सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो कहेंगे जाति का होगा। एक्चुअली में इसका हमारा एक इन्वर्टेड पैरामिड बनता है, ऐसे करके एक इन्वर्टेड पैरामिड बनता है। सबसे ऊपर में हमारा क्या होगा मेरे भाई, सबसे ऊपर में क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा फाइलम होता है, क्लासिफिकेशन के बाद फाइलम होगा, फिर हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे ऑर्डर होगा, फिर हमारा फैमिली की हम बात करेंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सीधा कहेंगे सबसे पहले हमारा किंगडम होगा, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, सबसे पहला हमारा क्या होता है, हम किंगडम की बात करेंगे। किंगडम के बाद हमारा क्या होगा, कि हमारा फाइलम की बात करेंगे, फिर फाइलम के बाद हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसका ऑर्डर होगा, फिर उसका फैमिली होगा,
फिर उसका क्या होगा मेरे भाई, तो जीनस होगा और फिर हमारा स्पेसीज होगा, यानी कि फिर हमारा जीनस होगा और फिर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर जीनस के बाद हमारा फिर स्पेसीज होता है। यानी आप मेरे भाई इसको देखिए गौर से, आप इसको गौर से देखिए, जो सबसे छोटी इकाई है हमारा स्पेसीज है, ये सबसे छोटी इकाई में आता है। और एस मतलब क्या है मेरे भाई, तो हम कहेंगे एस मतलब हमारा स्पेसीज है, जिसको हम जाति कहते हैं, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग, ये सबसे छोटी इकाई है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सबसे छोटी इकाई को स्पेसीज कहते हैं तो सबसे बड़ी इकाई किंगडम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा सबसे क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं। लेकिन आपसे मेरे भाई मूल इकाई बोला है, तो इसी को सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, और यही हमारा क्या होता है कि कहेंगे इसको मूल इकाई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो मूल इकाई हमारा होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे जाति होगा, स्पेसीज होगा, सबसे छोटी भी होता है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया उससे कम, उसका उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर दे रखा है उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया है, म्यूटेशन जो थ्योरी दिया गया है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया है मेरे भाई, तो आप बता दीजिए। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो द व्रीज ने दिया है। और म्यूटेशन थ्योरी कहता है कि किसी भी जीव के लक्षण में अचानक परिवर्तन, या किसी भी जीव के डीएनए में अचानक परिवर्तन अगर आता है तो उसी को म्यूटेशन थ्योरी देते हैं। किसी भी जीव के डीएनए के सीक्वेंस में अचानक चेंज अगर हो जाता है, डीएनए में अचानक अगर चेंज आता है, उसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। और ये किसने दिया है मेरे भाई, तो ह्यूगो द व्रीज ने दिया है। याद रखिएगा, कई बार पूछता है। लेमार्क की अगर बात करते हैं, डार्विन की बात करते हैं, तो ये हमारा ये हमारा लेमार्क की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इन्होंने क्या दिया था, लेमार्क की अगर, डार्विन तो मेरे भाई हम लोग को पता है, लेकिन लेमार्क की अगर हम बात करते थे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दिया था, एवोल्यूशन थ्योरी दिया था, ध्यान रखेंगे। आर्क्योप्टेरिक्स मेरे भाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आर्क्योप्टेरिक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आर्क्योप्टेरिक्स हमारा क्या, तो मेरे भाई डायनासोर प्रजाति का हमारा है। ये कैसा कहेंगे, ये हमारा यहाँ पर डायनासोर की हम बात करते हैं। तो जो डायनासोर हमारा होता है मेरे भाई, इस डायनासोर की ये क्या कहेंगे, ये डायनासोर की प्रजाति है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आर्क्योप्टेरिक्स में क्या होता कहेंगे मेरे भाई, इसमें पंख होता था, और जब इसमें पंख होता था तो ये हमारा उड़ता भी था और रेंगता भी था, यानी कि ये सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी मानी जाती है, जिसको आर्क्योप्टेरिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है मेरे भाई कि अलग कथन का, आपका औसत कथन का पहचान करना है, और इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा गलत स्टेटमेंट है, उसको बताते हैं। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, तो सभी हरे पेड़ पौधे हमारे क्या होंगे, तो इसको हम उत्पाद कहते हैं, ये हमारा उत्पाद होता है। और इसको खाने वाला क्या होगा, कहेंगे इसको खाने वाला कीट होता है, और कीट को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और कीट को खाने वाला हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर मेढक की बात करेंगे, तो मेढक हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। मेढक को खाने वाला हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ सांप वगैरह होगा, इसको हम लोग टेरेसरी कंज्यूमर कहते हैं। मेरे भाई इसको खाने वाला हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर इसको खाने वाला हमारा चील वगैरह होगा, इसको हम लोग कहेंगे आगे हम लोग रखते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर सिर्फ यही नहीं आता, और भी चीजें आती है सामने में, तो हम लोग यहीं तक पहले पढ़ते हैं, इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए मेरे भाई कि पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इस पूरे इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई उस इकोसिस्टम में हमारे क्या आएंगे, तो सभी जीव जंतु आते हैं, चाहे मेरे भाई सजीव हो या निर्जीव हो, सब हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो मेरे हरे पेड़ पौधे भी उसका पार्ट है, वो भी एक कार्य करता है। मेरे हरे पेड़ पौधे हमारा उत्पादक का काम करता है। लोमड़ी एक द्वितीय हमारा उपभोक्ता होगा। मेरे भाई द्वितीय उपभोक्ता तो हमारा यहां पर मेढक है। बताइए जो लोमड़ी होता है ये तो मांसाहारी जीव है। लोमड़ी मेरे भाई कीट थोड़ी खाता है। लोमड़ी किसको खाता है, तो लोमड़ी तो बकरी वकरी को खाता है, यानी कि घास खाने वाला हमारा बकरी, बकरी को खाने वाला हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा इस तरीके से अगर देखते हैं, तो मेरे भाई एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। मेरे भाई कहता है कि यहां पर लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लोमड़ी हमारा द्वितीय होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा, तो कहेंगे हरे पेड़ पौधे को कीट खाएगा, नहीं तो यहां पर बकरी वगैरह खाता है। ये कौन खाएगा, तो नहीं कहेंगे बकरी खाता है। बकरी को कौन खाएगा, तो मेरे भाई लोमड़ी खाता है। बकरी को कौन खाएगा, तो कहेंगे लोमड़ी खाता है। इसका मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी है, इसका मतलब लोमड़ी मेरे भाई यहां पर सेकेंडरी है, द्वितीय उपभोक्ता है, ये भी सही है, ये भी सही हमारा है। आगे वायरस कहता है मेरे भाई एक अपघात
अपघटक है मेरे भाई, वायरस अपघटक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। डिकम्पोजर जो होता है वो कौन होता है, तो कहेंगे यहां पर अपघटक के रूप में अगर देखते हैं तो मेरे भाई हम किसको कहते हैं, आप लोग बताइएगा। अपघटक के रूप में अगर देखें तो वायरस नहीं होता है, अपघटक हमारा डिकम्पोजर हमारा बैक्टीरिया होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कौन होगा, तो कहेंगे बैक्टीरिया होता है, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान, बैक्टीरिया भी होता है, साथ ही साथ हमारा कवक भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया होता है। होता क्या मेरे भाई, जब सब कुछ सड़ गल जाता है तो उसको खत्म करने वाला लास्ट में कौन होगा, तो उसको बैक्टीरिया कहते हैं। इसलिए वो एक डिकम्पोजर है, सब कुछ को सड़ा गला हुआ चीज को भी खत्म कर देता है, तो बैक्टीरिया ही होगा। तो मेरे भाई यहां वायरस अपघटक कह दिया था, जो कि निहायत गलत है और गलत को चूज करना था। इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे हमारे क्या होंगे, तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट हो जाएगा। आगे कहता है मेरे भाई किसे जंगल की आग के नाम से जानते हैं, तो जंगल की आग के नाम से हम किसको कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, ढाक प्लास को नाम जानते हैं, या फिर जो जंगल इसी को वाइल्ड फायर भी कहते हैं। जंगल का आग को क्या कहते हैं मेरे भाई, वाइल्ड फायर कहते हैं, इसी को हम वाइल्ड फायर कहते हैं। एक नाम देखिएगा मूवी में लिया गया था, फायर नहीं वाइल्ड फायर है, यानी कि मेरे भाई वैसा आग जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, अनकंट्रोल्ड आप फायर की बात कर रहे हैं, वाइल्ड फायर की बात करता। अभी पुष्पा 2 मूवी आई है, उसमें ये टर्म यूज किया गया है वाइल्ड फायर का। देखिएगा उसमें हीरो बोला है फायर नहीं वाइल्ड फायर है, पुष्पा वाइल्ड फायर है, यानी कि वो जंगल की आग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि अनकंट्रोल्ड को कहलाता है, अनकंट्रोल्ड फायर को वाइल्ड फायर कहते हैं। अगला है कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मेरे भाई वायरस की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो वायरस हमारा होता है ये हमारा सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। तो मेरे भाई अगर वायरस हमारा सजीव होता है तो ये एक्टिव होता है, अगर ये सजीव है तो एक्टिव होगा। तो मेरे भाई इसके जो विकास होते हैं वो सजीव की स्थिति में विकास होता है, मेरे भाई निर्जीव स्थिति में इसका विकास नहीं होता है। किसका, तो हम वायरस की बात करते हैं, यहां विकास नहीं होगा, यहां विकास होता है। तो वायरस हमारा सजीव और निर्जीव दोनों होगा। तो जीवित सेल जो होते हैं, जीवित कोशिका में वो क्या करता है मेरे भाई, उसका विकास होता है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि वेरेसिलिया जोस्टर से क्या होता है, कहेंगे स्मॉल पॉक्स होता है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई। चिकन पॉक्स हमारा कहते हैं किससे, ये हमारा स्मॉल पॉक्स किससे होगा, कहेंगे वेरेसिलिया जोस्टर से होता है, ध्यान रखिएगा। एक वेरियोला वायरस से हमारा क्या होता है, कहेंगे उससे हमारा चिकन पॉक्स होता है। अगला देखते हैं, दरियाई घोड़ा जो होता है मेरे भाई, जो दरियाई घोड़ा हमारा होता है ये हमारा कैसा होता है, ये मैमल्स है। दरियाई घोड़ा कैसा होता है, ये हमारा मैमल्स होता है। और दरियाई घोड़ा को हिप्पोपोटामस के नाम से जानते हैं, जो पानी में होता है, लेकिन ये मैमल्स है मेरे भाई, ये स्तनधारी होता है। ये कैसा कहेंगे, हमारा स्तनधारी है, मैमल्स है। ये एम्फीबियन है क्या, नहीं। ये सरीसृप है क्या, नहीं। ये मछली है क्या, नहीं। मेरे भाई ये क्या, स्तनधारी होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं टिक आउट कीजिएगा, इसके भी आंसर्स आपके गलत दे रखे थे। अच्छा, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, सॉरी स्मॉल पॉक्स हमारा ये गलत लिखा हुआ है। स्मॉल पॉक्स से हमारा क्या होता है, वेरियोला वायरस होता है। और वेरिसिलिया जोस्टर से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, यही ना होता है जी। वेरिसिलिया जोस्टर से चिकन पॉक्स होता है। कॉलेरा भिवरी कोलेरी बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, यही बैचेज है 9-10 टीजीटी साइंस के लिए। इसमें क्या है कि टीजीटी साइंस अगर 9-10 का आपका है तो कॉमन पेपर भी आपको मिल जाएगा, और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए इंजेक्शन बैच से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला मेरे भाई यहां पर है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है। एक बात बताइए, मानव नहीं तो कोई भी बताएगा, रेटिना पर बनता है। और जो रेटिना पर इमेज बनता है तो दिखता है कि बनता है, वास्तविक बनेगा, वास्तविक इमेज कैसा होगा, तो उल्टा होगा। यानी मेरे भाई इसका एक्सप्लेनेशन हम ज्यादा नहीं देंगे, कई बार दे चुके हैं। अब कह रहा है कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच में विद्यमान होता है। ये हमारा दोनों तरफ फेफड़ा होता है। और लंग्स, हमारा जो फेफड़ा होता है मेरे भाई दो तरह का होता है, दोनों तरफ, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स। उसी के अंदर में होता है मेरे भाई, हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, लेकिन ये थाइमस ग्लैंड बुढ़ापे में अपने आप खत्म हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है क्रोमेटोग्राफी, जो मेरे भाई ये होता है, ये पृथक्करण की एक विधि होती है।
ये क्या है तो कहेंगे पृथक्करण की ये विधि होती है। और मेरे भाई इसी क्रोमेटोग्राफी से कहते हैं कि हम रंग की पहचान करते हैं। हम किसकी पहचान करते हैं? तो हम रंग की पहचान करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना, ठोस गैस पदार्थ की संरचना नहीं होगा। इसका मतलब है कि द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का मेरे भाई क्या होता है, जैसे इंक है तो इंक में बहुत सारे कलर मिलाकर के एक इंक तैयार किया गया है। तो जब उसमें कागज का एक हम टुकड़ा सटाते हैं तो ऊपर की ओर चढ़ता है और अलग अलग कलर अपने आप हो जाता है अलग अलग। उसी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिससे रंग की पहचान करते हैं। तो द्रव मिश्रण से पदार्थ को हम अलग करने की विधि हम इसको मानते हैं, या फिर आप कहेंगे रंग की पहचान करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। बताइए 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होगा? अगर 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है तो इस नैनो का मतलब होता है मेरे भाई 10 के पावर -9 मीटर। नैनो का मतलब कितना? तो 10 के पावर -9। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 10 के पावर अगर हमारा -9 मीटर है, अगर इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 2 हमारा सेंटीमीटर होता है मेरे भाई। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बेस सेम पावर जुड़ जाएगा तो -7 इतना सेंटीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर हमारा इतना सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर हमारा 10 के पावर -9 मीटर। यानी मेरे भाई आप ऐसे भी इसको कह सकते थे सीधा सीधा कि हमारा ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये तो सब लोग जानता है, सेंटीमीटर में पूछा गया था इसलिए 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के साथ भी जाएंगे, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। आगे चलते हैं। पदार्थ का संवेग और वेग का जो अनुपात होगा वो क्या देता है मेरे भाई? किसी भी पदार्थ का संवेग जो होता है वो कितना होगा? क्योंकि हमारा mv होता है। अब कहता है कि संवेग हमारा mv है तो कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात हमें क्या देगा? तो मेरे भाई एक बात बताइए, संवेग हमारा किसी का भी क्या होगा? m गुना v, और इसमें किससे डिवाइड करना है? तो वेग से करना है। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? तो कहेंगे द्रव्यमान बचेगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि मेरे भाई बर्फ पर हमारा क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है और बर्फ पे घर्षण होता ही नहीं है। बर्फ में सड़क बर्फ से सख्त होता है, बर्फ सड़क से सख्त होता नहीं। ये दोनों तो फर्जी इंफॉर्मेशन है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए चलना कठिन होता है। हम लोग चल पाते हैं क्योंकि घर्षण है। अगला कह रहा है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा जब करंट इतना विभवांतर इतना? तो मेरे भाई हम कहते हैं कि ओम्स लॉ V = IR। हमको रेजिस्टेंस चाहिए तो R = V/I। वोल्टेज कितना है तो कहेंगे हमारा 12 वोल्ट। रजिस्टेंस करंट कितना? तो इतना हो गया। इसका मतलब 1.2 ओम हमारा हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे भाई अगर किसी को इंजेक्शन बैच चाहिए जिसको लगता है कि हमको करना है तो मेरे भाई आपके लिए अलग तरीके से भी है। ये आपका 6 to 8 9 10 जिसका कंबाइंड होगा उनके लिए अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशंस पर। अगला है कि मृग मृज का जब भी हमारा बनता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है 12 mv² की बात करेंगे। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये समानुपाती हमारा वेलोसिटी के स्क्वायर का होगा। अब कहता है कि वेग को 2 गुना करना है तो मेरे भाई 2 गुना वेग को कर दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना? तो 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगा। आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप सभी लोग जानते होंगे कि टार्टरिक एसिड हमारा किस में? तो इमली में होता है, यानी कि सी का 2 मिलान है। और फॉर्मिक एसिड हमारा चींटी के डंक में होता है तो हम कहेंगे ए का 3 मिलान सही है। साइट्रिक एसिड हमारा किस में होगा? तो मेरे भाई नींबू वगैरह में होता है जो कि खट्टा होता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर बी का हमारा 1 मैच करेगा। तो मेरे भाई हमारे मैचिंग क्या है? तो हम कहेंगे 3 1 2 होगा। 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में होगा। अब आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट रूप से मेरे भाई यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार बहुत बढ़िया मौका है। अपने इस मौका को आप जाने ना दीजिए और इससे बेहतरीन और लाइफ में आपके लिए एक अच्छा मोड़ आ नहीं सकता है। ये सबसे अच्छा सबसे बढ़िया दिन आपके लाइफ का हो सकता है। इसीलिए अगर आपके पास डिग्री है, हर कुछ है, तो आप जान झोंक दीजिए, बेरा इसी में पार लग जाएगा। बस मेरे साथ मेहनत कीजिए, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाएंगे और आपकी तैयारी कराएंगे। और हमें इतना उम्मीद है
कि आप लोगों को सफलता मिलेगी। क्योंकि साइंस में आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से हमारे यहाँ रिजल्ट हुआ है। मैं इस बार फिर कहता हूं कि टीआरई 4 में जिस तरीके से टीआरई 3 में मैंने रिजल्ट दिया है, टीआरई 4 में भी उसी प्रकार से और उससे ज्यादा रिजल्ट देने का और कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। बाद बाकी हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, नियुक्ति बैच जरूर करिएगा, थ्योरी के लिए इंजेक्शन बैच ले लीजिए, जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। तैयारी आपकी इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी, इतने मार्क्स आएंगे कि मेरे भाई सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाद बाकी थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग लगातार लाइव रहे और इसी तरीके से आप सभी लोग लाइव रहिएगा तो आपकी क्लासेस को फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।